अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। हम लोग आज एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं इमरान खान का ईद स्पेशल नावल आंगन में चांदनी। ये कहानी है मखदूम अहमद के ख़ानदान की, जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। सादा से लोग, मोहब्बतों से गुंथे हुए और एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये कहानी ऐसे टूटे हुए दिलों को जोड़ने की है और अरमानों की उसको समेटने की है। बिखरी हुई आसों के अटूट मिलन की है। कहानी है सांस से सांस के जुड़ने की, रिश्तों के तकद्दुस की, इज्जत और एहतराम की। आज हम इसकी पहली किस्त पोस्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये उन दिनों की बात है जब जरदारी ने ताज़ा-ताज़ा सदारत की कुर्सी संभाली थी। मुल्क में तो जैसे भूचाल ही आ गया था। हर कोई इसे गालियाँ निकालने में मशगूल दिखाई देता। बिजली जो कभी किसी घर में नज़र नहीं आती थी। ऐसा ही मंजर इस नवीं लॉरेंस कॉलोनी लाहौर के रेलवे क्वार्टर का था, जहाँ कमरे कम और अफराद ज़्यादा पाए जाते थे। ऐसे में जब गर्मियों सर्दियों की छुट्टियां होती तो वो क्वार्टर कम और चिड़ियाघर ज़्यादा दिखाई देता। इस क्वार्टर की अच्छी बात ये थी कि वो खासा वसी था। खुले खुले सहन, बरामदे और फिर इनके पार नजर आते दो कमरे। अलबत्ता दो कमरे बाहर सहन में भी थे। सहन से बरामदे तक जाते हुए बीच में दो बाथरूम और एक बावर्ची खाना पड़ता था। अवाइल दिसंबर के दिनों में सर्दी जोबन पर थी। ऐसे में हस्बे मामूल बत्ती गायब थी। मगरिब की अचानक चारों सुबह गूंज रही थी। बढ़ती सर्दी के साथ ही बरामदे का पर्दा गिर चुका था। बरामदे से जरा फासले पर मौजूद बावर्ची खाने से टिक टिक रोटियां पकाने की आवाज आ रही थी। बरामदे के पर्दे के पार एक जानिब गैस को चूल्हा रखा हुआ था, जिसके गिर्द रखे लकड़ी के सोफे पर बैठी खातून अपने हाथ पांव सेकने के साथ साथ हर बाहर से अंदर आने वाले फर्द को प्रेशर कुकर से सालन डालकर देती जा रही थी। बावर्ची खाने से वक्तन फवक्तन आती गर्म रोटी से घर के मकीन लुत्फानंदोज हो रहे थे। ए लो फड़ो तोड़ी रोटी। ये लें आपकी रोटी। कलसूम जहाँ ने रोटी की चंगेर और सालन की स्टील की कटोरी अपने शौहर मखदूम अहमद की जानिब बढ़ाते हुए कहा, तो वो जो चारपाई पर रखे गोल तकिए से टेक लगाए बैठे थे एकदम सीधे हो गए। वो हमेशा दोनों टांगे खड़ी करके रोटी खाते थे। ये इनकी आदत थी। गाहे बगाहे खाने के दौरान बातों का सिलसिला भी चल रहा था। मखदूम अहमद एक बहुत ही बाअसर और नेक शख्सियत के मालिक थे। भूरी आंखें और आंखों तले भरा भरा सा लंबा नाक, नाक तले खूबसूरत भरे हुए होंठ, चेहरे पर सफेद दाढ़ी और नूर। मखदूम अहमद इस खानदान का सतून थे, जिसमें पूरा अहमद खानदान खड़ा था। कलसूम जहां इस सतून की अहम बुनियाद थी, जिस पर यह सतून मजबूती से खड़ा था। इनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। खैर से पांचों बच्चे शादीशुदा और अपने अपने घर में खुशबाश थे। मखदूम अहमद रेलवे में मुलाजमत करते थे। इनके ज़माने में इन्हें ये क्वार्टर अलाट हुआ था। इनकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून और मेहनत कश थी। मीलों साइकिल चलाना, खालिस खुराकें खाना और खुश रहना इनकी ज़िंदगी में भूचाल तो तब आया जब इनके घर का शहराज़ा तत्तर-बत्तर हो गया, मगर वो फिर भी मज़बूत रहे, क्योंकि वो एक मज़बूत असाब के मालिक थे। अनारकली के पानो बाज़ार में इस वक़्त ख़वातीन की भीड़ जमा थी। दिन हो या रात, ख़वातीन बाज़ार से बाहर निकलने का नाम कम ही लेती हैं। इस वक़्त वो दोनों माँ-बेटी भी धड़ाधड़ खरीदारी करने में मशगूल थीं। अम्मी, मेरे सूट का दुपट्टा तो रंगवा लें, भूल गई तो बड़ा स्यापा होगा। वो इधर-उधर देखते हुए परेशानी से गोया हुई तो नगमा बेगम ने उसे एक घूरी से नवाजा। तेरे रोले नहीं मुकते। तेरे प्यो के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं और तुझे यहाँ दुपट्टा रंगवाने की पड़ी है। पहले स्यापे पाल लेंदी फिर रोंदी। छेती हो। नगमा बेगम ने सर पर अपनी चादर जमाते हुए कहा तो वो भी जल्दी-जल्दी इनके पीछे चलने लगी। बाज़ार अब अंधेरे के बायस पीली बत्तियों से रोशन हो चुका था। वे भरावा, इस दुपट्टे को तो रंग दे छेती। अब इसके अब्बे के बड़े फ़ोन आ रहे हैं पीछे से। आज साडी खैर नहीं होनी।
वो दुपट्टा रंग करने वाले को देते हुए मस्कीन सूरत भी बनाए हुए थी। इनकी सूरत पर हाइसा को हंसी तो बहुत आई, मगर वो कंट्रोल कर गई। इसकी जल्दबाजियां देखकर रंग वाले आदमी के तो हाथ पांव ही फूल गए थे। वो जल्दी जल्दी दुपट्टा गर्म रंग वाले कढ़ाई में डालते हुए उसे अंदर बाहर कर रहा था। इतने में ही एक बार फिर इनके हाथ में मौजूद नोकिया 3310 बजा था, जिसकी हालत इतनी खस्ता थी कि उसे मुट्ठी में दबाए रखते तो ज्यादा अच्छा होता। लो जी, आ गया फिर से फोन, उन्होंने कहते हुए हरा बटन दबाकर फोन कान को लगाया था। देखो जी, तुसी गर्मी ना खाओ, बस ਅਸੀਂ आ ही रहे हैं। उन्होंने इसकी इनकी कोई भी दूसरी बात सुने बगैर फोन खटाक से बंद कर दिया था। जो भी होना था वो तो होना ही था, लिहाजा बाजार में क्यों अपना और बाकी सबका मूड खराब करती। लो बाजी, हो गया दुपट्टा, गीला है, इसे शॉपर में डाल लो। दुकानदार ने पैसे लेते हुए मुफ्त के मशवरे से भी नवाजा, तो नगमा बेगम ने घूर कर उसे ऐसे देखा जैसे अभी के अभी सालम निकल जाएंगी। वे, तुझे इधर कहीं मेरे हाथ में शापर नजर आ रहा है, या मैं घर से लेकर आई थी? ज्यादा उस्ताद बन रहा है, ला दे इधर शापर। नगमा बेगम ने दुकानदार को अपनी खालिस उर्दू में घिरका, तो दुकानदार ने सटपटाकर शापर इनके हाथ में पकड़ा दिए। वो दोनों दुपट्टा रंगवाकर जल्दी से बाजार से बाहर निकल आए। सड़क पर पहुंचते ही एक रिक्शे को हाथ देकर रोका, तो किराया सुनकर इनके कानों से धुएं निकलना शुरू हो गए। ये इधर ताजपुरा तक जाना है, कोई लंदन की बुकिंग नहीं कराई हमने तेरी, जो मुंह फाड़ के 200 कह रहा है। 120 रुपए दूंगी, चलना है तो चल, वरना रिक्शे पड़े, अपनी राह ले। नगमा बेगम किसी को कम ही खातिर मिलाती थी। बाजी, कहीं आप गवर्नमेंट स्कूल की उस्तानी तो नहीं हो? रोब तो बिल्कुल वैसा ही दिखा रही हो। चलो आजो, बैठ जाओ। रक्शे वाले ने अपने पीले फटक दांत नकोसते हुए कहा, तो नगमा बेगम मुंह बसूर कर रह गई। मुफ्त का मशवरा है। तू ना मेरा भाई, सुबह सवेरे मसवाक किया कर, ये ब्रश से तेरा पीलिया नहीं कम होने का। आयजा की आंखें दिखाने के बावजूद वो अपनी बात कह गई थी। रिक्शे वाला बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया था। अम्मी, बंदा इतना तो ख्याल कर ही लेता है कि सड़क पर खड़े हैं, हर जगह को अपना घर समझना जरूरी है क्या? उसने दबी दबी आवाज में गलती से अपनी माँ की इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जो उसे महंगी पड़ गई थी। मेरी बुद्धि माँ बनने की कोशिश ना कर, ते छितर ला के इत्थे तेरा उस्तान पुना जड़ा ना वो निकाल दूंगी। आई बड़ी है माँ को सबक पढ़ाने वाली। पर्स बगल में दबाते हुए उन्होंने कहा, तो आयजा मुंह बसूर कर दूसरी जानब देखने लगी। 23 साल हो गए थे उसे अपनी माँ को बछे होते, वो नहीं बदलने वाली थी। रिक्शा घर के सामने रुका, तो गेट के बाहर ही उसे बबलू नजर आ गया। बबलू के गुब्बारे जैसे गाल सुर्ख अनार हुए पड़े थे। नगमा बेगम ने बेटे को नंगे पैर गेट के बाहर देखा, तो इनका पारा तो सवा नेज़े पर पहुंच गया। वे, तू बिना जूती के बाहर क्या कर रहा है? इतने लंबे मगरमच्छ जैसे पैर हो जाएंगे तेरे। आगे ही खा खा के रिछ हो गया। 1 मिनट से अंदर पहले दफा हो जा, वरना मैंने जो तेरा हसरण करना है ना, सारा मोहल्ला है तमाशा देखे आ जाएगा। उसे शाने से थाम कर गेट के अंदर करते हुए वो खुद भी अंदर दाखिल हो गई थी। पीछे ही सामान से लदी हुई हाइजा ने भी एंट्री मारी थी। साइम अहमद का घर 2 मंजिला मरले का मगर साफ सुथरी हालत में था। साइम अहमद एक छोटे पैमाने पर अपना कारोबार करते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से पैसों का जोड़ तोड़ करके कारोबार करने का सोचा था, वरना इससे पहले तो वो एक प्राइवेट इदारे में मुलाजमत किया करते थे, जिससे इनके घर का खर्च बमुश्किल ही चलता था। मगर वो शुरू से ही बहुत दूरंदेश और समझदार इंसान थे। दो के चार कैसे किए जाते हैं, सारी जिंदगी उन्होंने इसी सोच में गुजार दी थी। ऐसे में नगमा बेगम ने इनका बहुत साथ दिया था। वो शुरू से ही बहुत समझदार खातून थी, शौहर की आंख का इशारा तक समझ जाने वाली। नगमा बेगम हमेशा इनका मजबूत सहारा बनी थी। शौहर ने अगर 100 रुपए भी कमा कर इनकी हथेली पर रखे, तो उन्होंने 100 रुपए से ही घर का खर्च चला लिया। इनकी समझदारी और हिम्मत ने साइम अहमद को इतना हौसला दिया कि वो अपना कारोबार जमा सके। इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान थी, जो पहले उन्होंने किसी से उधार लेकर शुरू की थी। मगर फिर जब कारोबार अच्छा चलना शुरू हुआ, तो उधार उतरने के साथ साथ तरक्की भी होती गई। साइम अहमद और नगमा साइम के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। बेटी सबसे बड़ी थी, जबकि बाकी के 2 बेटे समीर, जिसका नाम बबलू, और सैफ, जिसका नाम बंटी, हाइजा से छोटे थे। समीर 2 साल जबकि सैफ 4 साल छोटा था। इन दोनों को बबलू और बंटी नाम भी हाइजा ने ही दिए थे। बबलू इसलिए कि समीर खूब मोटा ताजा था, भरे भरे गाल और भरा भरा वजूद, जबकि सैफ छोटा और जरा पतला नाजुक सा था, इसलिए हाइजा उसे बंटी कहा करती थी। दोनों अपने इन नामों से चिढ़ा तो बहुत करते थे, मगर अब इनके ये नाम वक्त गुजरने के साथ साथ पक्के हो गए थे।
साइम अहमद का 5 मंजिला साफ-सुथरा घर था। गेट के अंदर दाखिल होते ही मुनासिब सा गैराज था, जहां इनकी कल्टस फारग होकर खड़ी होती थी, जबकि गैराज के साथ ही एक दरवाजा अंदरूनी टीवी लाउंज में खुलता था। गैराज से बावर्ची खाने की खिड़की बआसानी देखी जा सकती थी। इस दरवाजे के साथ ही सामने बावर्ची खाने का दरवाजा था। सामने कतार में 2 कमरे थे और साथ ही जीने ऊपर को जाते थे। ऊपरी नक्शा भी इसी तर्ज का था। बस गैराज की जगह एक ओपन टेरेस था, जहां चंद प्लास्टिक की कुर्सियां और मेज रखकर बैठने की जगह बनाई गई थी, ताकि फारिग औकात में चाय वगैरह से लुत्फ़-अंदोज़ उठाया जा सके। ये तो थी साइम अहमद और नगमा साइम का आशियाना, जिसकी अधूरी तारें कहीं और भी जाकर मिलती थीं। मगर कहाँ? ये बहुत जल्द पता चलने वाला है। सर्दियों की सुबह फजर की अज़ानों से हुई तो बरामदे में साथ-साथ चारपाइयाँ बिछाए मखदूम अहमद और कुलसूम बेगम की आँख भी खुल गई। वो दोनों मियाँ-बीवी नमाज के मामले में इतने ही सख्त थे, जितना होना चाहिए था। सरहाने के एक तरफ को रखा हुआ अपना दुपट्टा उठाकर कुलसूम जहाँ ने सर ढाँका था, ताकि अज़ान सुन सके। अलबत्ता वो अभी तक अपनी चारपाई पर ही दराज़ थीं। सुर्ख बालों की छत को घूरते हुए वो अज़ान के कलमात दोहराकर अज़ान का जवाब भी साथ-साथ दे रही थीं। गल सुनो, तुसी जाग रहे हो? बात सुने आप जाग रहे हैं? कुलसूम जहाँ ने रुख मखदूम अहमद की चारपाई की जानिब मोड़ते हुए पूछा तो वो हल्का सा हूँ कहकर बिस्तर से उठ खड़े हुए। रज़ाई उतारते ही एक सर्द लहर ने इनके वजूद को छुआ था। चादर अच्छे से अपने गिट लपेटते हुए मुकम्मल तौर पर बिस्तर से उठे और पर्दा हटाकर ग्रिल की कुंडी खोली थी। इससे पहले वो बत्ती जलाना नहीं भूले थे। ग्रिल खोलकर बाहर सहन में निकले तो शदीद धुंध से इनका सामना हुआ था। दिसंबर के मौसम में इस वक्त इतनी ही सर्दी हुआ करती थी जितनी हमें दिसंबर से अब उम्मीद होती है। मगर दिसंबर अब हमारी उम्मीदों पर इतना पूरा नहीं उतरता। ग्रिल के साथ ही सहन में सीमेंट की टंकी लगी हुई थी और इसके सामने ही बाथरूम का दरवाज़ा था। बाथरूम से फारिग होकर वो पीढ़ी लेकर नलके के करीब ही बैठ गए थे और नलके से निकलने वाले यकबस्ता पानी ने इनके पूरे वजूद को एक सर्द तासुर दिया था। मगर उन्होंने तसल्ली से वज़ू किया और वापस ग्रिल खोलकर अंदर आ गए। तब तक कुलसूम जहाँ चारपाइयाँ उठा चुकी थी। लॉरेंस कॉलोनी के इस रेलवे क्वार्टर में फजर के बाद सोने का रवाज नहीं था। रोशन कर दी गई बत्तियों के बायस अब सारे गिरदनवा में रोशनी फैल गई थी। किबला रुकना जायनमाज़ बिछाकर उन्होंने फ़राइज़ की नीयत बाँधी। पुरसुकून अंदाज़ में नमाज़ पढ़कर उन्होंने तसल्ली से दुआ माँगी और फिर तस्बीह लेकर सामने सोफ़े पर विराजमान हो गए। दोनों टाँगें खड़ी करके सोफ़े की पुष्ट से कमर टिकाकर उन्होंने अपने अज़कार शुरू कर दिए थे। कुलसूम इन्हें सारे नू उठा नमाज वास्ते टाइम थोड़ा ही है। कुलसूम इन सबको नमाज के लिए उठा वक्त बहुत कम है। कुरान पाक की गोद में रखते हुए उन्होंने नमाज के बाद दुआ मांगती हुई कुलसूम जहां से कहा था। इतने में ही जरीना वजू करके बाहर आ गई थी। जरीन मखदूम अहमद और कुलसूम जहां की बड़ी बहू थी। नईम अहमद और जरीना अहमद के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। बड़ा बेटा मुकर्रम अहमद और छोटा मोहम्मद मोहसिन अहमद, जबकि बेटी का नाम मावरा था। मुकर्रम अभी अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में था। नईम अहमद भी मखदूम अहमद के बाद रेलवे में ही मुलाजमत करते थे। बहुत ज़ीरक और दूरअंदेशी से उन्होंने बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया था। ज़रीना कदरे सादा खातून थीं। नईम अहमद की तायाज़ाद भी थी और अहमद ख़ानदान में ज़्यादातर ख़ानदान में शादियों को तरजीह दी जाती थी। मखदूम अहमद के छोटे बेटे का नाम सगीर अहमद था, जो कि एक प्राइवेट फर्म में मुलाजमत करते थे। सगीर अहमद और आलिया बेगम के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बड़ा बेटा फ़हीम और छोटी बेटी ज़ैनब, दोनों भी स्कूल में पढ़ते थे। इसके अलावा इनकी 2 बेटियां थीं, जिनके 3-3 बेटे बच्चे थे। बड़ी बेटी सकीना और छोटी बेटी नादिया, दोनों अपने-अपने घरों में अल्लाह के हुक्म से खुश व खुर्रम थे।